हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 जो है अपना एवरेस्ट में शिखर यात्रा बछेंद्री पाल को पढ़ रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, हमने पहले वीडियो में देख लिया कि बछेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट पे चढ़ने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और हमारे भारत की वो पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम देखेंगे कि जब वो विषम परिस्थिति से, यानी कि क्योंकि इतना आसान नहीं होता मंजिलों को पार कर पाना, तो जब वो चढ़ाई कर रही हैं और उन्होंने कई मुश्किलों को देख रही हैं। वो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो देखा उन्होंने कि वहाँ पर जो एक कुली है, शेरपा कुली, उसकी भी मृत्यु हो गई है। किससे? हिमपात से, यानी बर्फबारी से। और दूसरी खबर उन्होंने देखी कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें एक मृत्यु की खबर मिली, जो जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु भी हो गई थी। तो अब उनको देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे हम क्या होते हैं, नेरो माइंडेड हो जाते हैं कि अरे हम लोग अपन ये काम कर रहे हैं और हमको जो है निराशा भरी जो स्थितियाँ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो है बछेंद्री पाल ने अपना जो आपा न खोकर और अपना दृढ़ निश्चय करते हुए आगे बढ़ती गई हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, बहुत दूरी से उन्होंने देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की, यानी कि भौचक्की रह गई, होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहात से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी, यानी कि सारे जो है वो जगहों के नाम है। एवरेस्ट और लोहात से और नुत्से जो पहाड़ियों से घिरे हुए जगहों के नाम है। बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अब आपको क्लियर हो गया ना कि हिमपात क्या है। कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित, यानी कि कोई छोटा टुकड़ा भी हो सकता है, कोई बड़ा टुकड़ा भी हो सकता है, किसी भी तरह से वो बर्फबारी यानी गिरना हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही इक्वल साइज के वो टुकड़े हों। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। अब हम यहाँ देख चुके हैं कि जो है यहाँ पे अक्सर बर्फबारी की वजह से यहाँ जो हलचल हो रही है और कई बड़ी बड़ी जो यहाँ पे चट्टानें वो तत्काल गिर जाया करती है, वहाँ पे जलवायु के अनुकूल न होने के कारण। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल। वेट, हाँ, एक सेकंड को सही करने दो मुझे। हाँ, 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुली। ये कौन कह रही है? लेखिका जो है बछेंद्री पाल। और साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ, यानी कि सोई हुई थी और उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर के पास से कुछ चीज़ गुजरी है और बहुत तेज धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। यानी उनके ऊपर बर्फ का जो बर्फ का पहाड़ सा है वो उनको छूते हुए निकल गया और वो बच गई हैं। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ यानी कठिनाई हो रही थी। अब देखो क्या हुआ। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ऊपर ठीक ऊपर लोहात से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था, यानी कि टूटकर गिर गया और वहीं पे ढेर हो गया, वहीं पे बैठा रह गया वो। मतलब वो एक जैसे अपने ऊपर से कुछ मिट्टी गिरी तो वो जो है एक पहाड़ का रूप लेती है, हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बछेंद्री पाल जो रात को एक दिन सोई हुई थी और अचानक जैसे बहुत तेज फास्टली जो एक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो आई और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे, मतलब उनके वो बर्फ का जो टुकड़ा है वो उनके जो कैंप को तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ा। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट आई। इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा पड़ेगा तो चोट तो आनी संभव ही है। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं। अब यहाँ पे कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे वो इतना बड़ा बर्फ का जो टुकड़ा गिरा जबकि सब लोग सोए हुए थे, लेकिन यहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी, यानी स्विस छुरी किसे कहेंगे, जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो बर्फ को, जैसे बर्फ
से भरा रास्ता जो होता है उसको जैसे एक बर्फ़ का चाकू होता है ना, जैसे अपन कह सकते हो कि बर्फ़ को तोड़ने के लिए एक हथियार, ये आप कह सकते हो कि बर्फ़ को तोड़ने का जो हथियार है उसे स्विस नाम दिया गया है। कि यहाँ पर कि लोब्सांग अपनी स्विस छुरी से यानी कि उस बर्फ़ को तोड़ तोड़ के रास्ता बना था की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। जो बाकी लोग थे वो वहाँ पर रास्ता साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ का हिमपुंज आया तो वो रास्ता ब्लॉक कर दिया उन्होंने उस हिमपुंज ने, इसलिए उसको बर्फ़ को तोड़ने का जो हथियार है उससे वहाँ से उसको रास्ता साफ़ करके और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर थोड़ी देर भी अगर वहीं टिक जाए तो मृत्यु होना, मतलब क्योंकि कभी भी वहाँ बर्फबारी हो रही थी कंटिन्यू, और कभी भी हिमपुंज जो बड़ा किसी मतलब हिम का टुकड़ा कितना ही बड़ा वहाँ पे आके गिर सकता था और किसी को भी बड़ी चोट हो सकती थी या किसी को मृत्यु भी आ सकती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से बाहर निकाल खींच लाने में सफल हो गए। जो बाकी उनके जो ग्रुप के लोग थे, जो उनके सेना के लोग थे, जो उनके दल के लोग थे, उन्होंने ये आसान कर दिया जो उनकी मुश्किलें थी कि जो उन्होंने स्विस छुरी से वो बर्फ़ का जो टुकड़े है उसकी रास्ता बनाया और इस तरह उन्होंने उसको यानी कि बछेंद्री पाल को जो है बाहर निकाला, क्योंकि वो कैंप के अंदर उस बर्फ़ के पुंज से दब गई थी, लेकिन उनको मृत्यु नहीं, चोटें ज़रूर आई हैं। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर यानी यहाँ कहाँ पहुँचे, कैंप 2 पर पहुँच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रक्चर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। ये बहुत ही साहसिक कार्य था कि यहाँ पे हिम का इतना बड़ा टुकड़ा, मतलब जो हिम बर्फबारी हुई, हिमपात हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चोटें आई हैं हल्की फुल्की या मामूली सी, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मतलब क्योंकि जो उनके कर्नल थे वो कहते भाई इतना उनके सामने इतनी मुसीबतें आ गई तो कहीं तुम भयभीत तो नहीं हो गई हो? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना जो उनके साथ मुसीबत हो रही है, ऐसे तो साधारण लोग तो डर के ही वापस चले जाएं कि हमको नहीं जाना कभी भी यहाँ मृत्यु, मतलब जैसे अपने हाथ में ना सिर पर कफन बांध के वो जो है आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची यानी कि बछेंद्री पाल, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, मतलब कि यहाँ पर जगह का नाम जो है बिस्सा जो है एक व्यक्ति है जो आया है क्या करने, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। कि जो ये भी नाम है, देखो यहाँ पे बिस्सा भी नाम है जो उनके लिए चाय पानी के लिए देने आया है, और की, जय और मीनू भी नेम है। अभी बहुत पीछे थे जो उनके साथी हैं। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। किसके साथ? की, जय और मीनू के साथ। और बिस्सा उनको चाय और गर्म पानी देने के लिए आया था। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह अब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए उनके कौन कौन साथी हैं वो आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस के आंसर भी है कि कौन कौन यहाँ पे जो इनके साथ में थे। की, जय और मीनू, ये लोग भी उनके साथ गए हैं। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। एक में तो उन्होंने क्या करा है, जूस रखा है एक थर्मस में, और दूसरे में उन्होंने गर्म चाय रखी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। अब यहाँ एक और आगे 3 लोग तो ऊपर थे, इसे की, जय, मीनू, अच्छा ये भी मीनू है। हाँ, की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? इस तरह वो लोग उससे पूछ रहे हैं।
मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। यानी कि जो यहाँ बछेंद्री कह रही हैं कि मैं भी यहाँ पे औरों की तरह, जैसे और लोगों ने भी कोशिश करी और उन्होंने भी अपना निश्चय किया कि मुझे इस पर्वत पे चढ़कर फतेह हासिल करनी है, इस तरह मैं भी यहाँ पर चढ़ूँगी, इस तरह अपने दोस्तों से कह रही हैं। इसलिए इस दल में आई हूँ, शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए कि हंसा। और उसने पेय पदार्थ, यानी जो उसके जूस और चाय थे ना, वो पेय पदार्थ से उसकी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। ठीक है। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। ये दोनों नेम हैं जो उनसे मिलने आए, जो व्यक्ति हैं। और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, थैंक यू।